हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और आज हम जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन का पार्ट फोर्थ लेकर आए हैं। थोड़ा समय लगा, इसके लिए माफ़ी। तो चलिए आज हम इसका चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको हमारे द्वारा जो जारी कंटेंट है उसका लाभ मिल सके। पिछली क्लास में हमने जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं को देखा था। 4 अवस्थाओं का वर्णन हमने किया था और उससे आगे हम शुरुआत करते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या स्थिति है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट। तो देखिए, भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.645 है। 1.64% वार्षिक। एक साल में भारत में जनसंख्या वृद्धि 1.64 इंक्रीज होती है, जबकि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 10 साल में जो भारत की जनसंख्या में वृद्धि होती है वो है 17.64, 17.64%। दोनों ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर का बताइए, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है बताइए। तो आपको उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1.64% वार्षिक और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64%। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय। मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है। वहीं पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो है अपना नागालैंड। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है, या ये कहें भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर ऋणात्मक जनसंख्या दर मिली है। ऋणात्मक। तो नागालैंड एकमात्र भारत का ऐसा स्टेट है जिसमें ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक अंकित की गई है? आंसर इज नागालैंड। अब देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है तो सर्वाधिक वृद्धि जो जनसंख्या में होती है वो वह होती है किशोरों की। किशोरों की 20.9%। 20.9%। 20.9%। किशोरों किशोरों की उम्र क्या होगी? किस एज ग्रुप को किशोरों में शामिल किया जाएगा? तो 10 साल से लेकर और 19 साल के बालक बालिकाओं को इसमें शामिल किया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किशोरों की है भारत में। इसमें से किशोर 52.7 और किशोरियाँ 47.3 है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है किशोरों की एज ग्रुप कौन सी है? तो आंसर इस 10 से 19 वर्ष। अब किशोर जो हैं, भारत की किशोरों की जनसंख्या सर्वाधिक है और किशोरों की जनसंख्या अपार संभावनाओं से भरी है, लेकिन यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके। किशोरों में वो पोटेंशियल है कि चाहे तो वो आसमान को भी छू सकते हैं, लेकिन उन्हें उसके लिए मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये किशोर की जो आयु है वो भटकाव की तरफ भी अग्रसर होती है। इस किशोर की उम्र में यदि किशोर को हम उचित मार्गदर्शन और सही गलत का अच्छे से समझा देंगे तो की किशोर उस क्षमता तक पहुंच सकता है जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि किशोर ने अगर ठान लिया तो किशोर के द्वारा जो भी कुछ संकल्प लिया गया है वह अवश्य ही पूर्ण होगा। इसीलिए किशोरों की जनसंख्या संभावनाओं से भरी है। किशोरों ने जो सोच लिया वो करके मानेंगे।
लेकिन किशोर जो 10 से 19 साल की उम्र होती है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होती है किशोरों की अवस्थाओं के लिए। देखिए, किशोरों की कुछ चुनौतियां होती हैं, क्योंकि 10 से 19 साल जो किशोरों की उम्र होती है, उसमें सबसे ज़्यादा नशे की लत लगने की आशंका होती है। सबसे ज़्यादा जो किशोरों का चैलेंजेस है, क्योंकि 10 से 19 साल यदि हमने उनका उचित मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया तो उसको नशे की लत भी लग सकती है, क्योंकि यही उम्र होती है कि नशे की लत को या तो बचा जा सकता है या उसमें डूबा जा सकता है। तो किशोरों की चुनौतियाँ, किशोरों को बचाना नशे की लत से, ये एक चुनौती है। स्कूल ड्रॉप आउट। स्कूल ड्रॉप आउट मीन्स कोई बच्चा या बालिका, लड़का या लड़की 10th क्लास में पढ़ा और 10th क्लास में परीक्षा के बाद वह फेल हो गया, तो वह वापस से 10th क्लास नहीं देना चाहता और स्कूल से वॉकआउट कर जाता है, स्कूल को बीच में ही छोड़ देता है, उसको बोला जाता है ड्रॉप आउट। मीन्स स्कूल को मध्य मध्य में ही छोड़ देना ड्रॉप आउट कहलाता है। स्त्री निरक्षरता, आप सभी को पता है आज़ादी से लेके आज तक की स्थिति में भी स्त्री पूरी तरह से साक्षर नहीं हुई है। तो स्त्री निरक्षरता भी एक किशोरों की चुनौतियां हैं। इवन किशोरियां, क्योंकि लड़कों को हर माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों को लड़कों के बराबर अवसर प्रदान नहीं किए जाते, ये हमारी विडंबना है। तो स्त्री निरक्षरता भी किशोरों की चुनौतियों का एक पार्ट है। अपराध, 10 से 19 साल की उम्र ही अपराध को जन्म देती है, क्योंकि किशोरों की मानसिकता यहाँ से बदलने लगती है, हीन भावनाएं पनपने लगती है दूसरे के विरुद्ध, और किशोर कहीं ना कहीं किसी अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किशोरों को किस प्रकार अपराध से मुक्त रखा जा सके। नेक्स्ट चुनौती है HIV एड्स जैसी संक्रमित बीमारियों की दर ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये उम्र किशोर और किशोरियों का एक एक दूसरे के प्रति आकर्षण का होता है, और इसी समय किशोर और किशोरियों के मध्य HIV एड्स जैसी संक्रमित बीमारियां पनपने की भी ज़्यादा संभावना होती है। इसके अतिरिक्त उन किशोर किशोरियों में पोषण की कमी भी देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट है जनसंख्या संगठन। यहाँ क्वेश्चन आता है जनसंख्या संगठन की विशेषताएं बताइए या जनसंख्या संगठन को समझाइए। तो जनसंख्या संगठन एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के मध्य आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा आदि से समावेशी स्वरूप में विश्लेषित करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। मीन्स एक क्षेत्र विशेष में कोई जनसंख्या रह रही है, जैसे किसी गांव की जनसंख्या है, वहाँ पर एक आयु वर्ग निकाल लिया जाएगा, लिंगानुपात निकाल लिया जाएगा, उनका व्यवसाय निकाल लिया जाएगा कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है या द्वितीयक में क्रियाकलाप में संलग्न है या तृतीयक में संलग्न है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है। तो ऐसा निकाल लिया जाएगा और इन सब का अध्ययन करते हैं हम जनसंख्या संगठन के अंदर। साक्षरता का भी अध्ययन हम जनसंख्या संगठन के अंतर्गत करते हैं। जनसंख्या संगठन को ही जननांक की संरचना कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है जननांक की संरचना को समझाइए। तो जननांक की संरचना के अंतर्गत भी हम यही लिखेंगे। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लिंगानुपात, लिंग संगठन, आयु वर्ग संरचना, ग्रामीण नगर अनुपात, साक्षरता और व्यवसायिक संगठन जैसी विशेषताओं को शामिल करते हैं। तो एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के मध्य लिंग संगठन, आयु वर्ग संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता, व्यवसायिक संगठन जैसी विशेषताओं का हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले है लिंग संगठन। तो स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात को हम लिंग अनुपात कहते हैं, या कह सकते हैं कि लिंग अनुपात कहते हैं। स्त्री और पुरुषों की मध्य की जनसंख्या के अनुपात को
भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में ज्ञात किया जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है, जबकि 2001 की बात करें तो यह लिंगानुपात 933 था। 933 था। 2001 की जनगणना के अनुसार 933, 2011 की जनगणना के अनुसार 943। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या लिंगानुपात भारत में दर्ज की जाती है प्रति 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट है धार्मिक संगठन। तो आप सभी को पता है कि भारत में कुल 6 धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। ये प्रमुख धर्म है, जिसमें हिंदू सर्वाधिक संख्या में है और बौद्ध धर्म के लोग सबसे कम हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के अलावा जितने भी शेष धर्म हैं वे सभी अल्पसंख्यक में आते हैं और हिंदू धर्म यहाँ पर बहुसंख्यक में है। ये धार्मिक संगठन है, मतलब धर्म के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना। तो भारत में केवल 6 धर्म के लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। आप सभी भी अपने अपने गांव या अपने शहर में एक बार सोच कर देखना कि कितने धर्म के लोग रहते हैं। तो आपको शायद पता लगेगा कि हमारे गांव में या शहर में 3 धर्म के लोग रह रहे हैं, 4 धर्म के लोग रह रहे हैं, या हो सकता है 6 के 6 धर्म के लोग भी रह रहे हों। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। भाषाई संगठन। भारत के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह या सामूहिक रूप में माना जाता है। इस समूह की अपनी एक अलग भाषा होती है, एक समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो भारत में सबसे बड़ा जो भाषाई समूह है वो है इंडो आर्यन, या हम कह सकते हैं भारतीय आर्य। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है, इंडो आर्यन। इसके अलावा इस चैप्टर में ग्रामीण नगर संगठन भी है। ग्रामीण नगरीय संगठन मीन्स कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। इसके अलावा साक्षरता का भी है और व्यावसायिक संगठन का भी है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप में कार्य करती है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या द्वितीय क्रियाकलाप में कार्य करती है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या तृतीय क्रियाकलाप में कार्य करती है। तो जितना उनका है, जिस प्रतिशत जनसंख्या अगर प्राथमिक क्रियाकलाप में, तो वो प्राथमिक व्यावसायिक संगठन हो जाएगा, और कुछ प्रतिशत जनसंख्या जो द्वितीय क्रियाकलापों में कार्यरत है वह प्रतिशत द्वितीय क्रियाकलाप व्यावसायिक संगठन हो जाएगा। इसी प्रकार से व्यावसायिक संगठन को भी देखा जाता है। तो लीजिए, ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश, और उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और जल्द ही मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।